में एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। ये बड़ी खबर दुबई से है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मोदी कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मिले, क्योंकि कतर की तरफ से जिस तरह से 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई गई है कि शायद आज प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ अपनी बात कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि जो इंडिया अगर उसको कहता है नो, तो फिर वो नहीं होगा। और आफ्टर लॉट ऑफ प्रेशराइजिंग आवर डिप्लोमैट्स इनसे डेथ पेनल्टी हटा दिया गया है। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे मोदी साहब करवा रहे हैं। तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। कतर से चल रहे विवाद में भारत को एक बड़ी सफलता मिल गई है। भारत सरकार के एक्शन के बाद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी नहीं होगी। सारे मैटर को कैसे देखते हैं और इसमें नुकसान कतर का होगा या इंडिया का होगा, और आखिर कतर को अब क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने जो अपना फैसला था उसके ऊपर नरमी क्यों की है? सबसे पहले तो ये केस को स्टडी करना चाहिए, ये केस है क्या। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है और अब मजीद जो केस है वो आगे परसू करेगा। ठीक, इसराइल की जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहा यह जाता है दुनिया में बड़ी मतलब मानी जाती है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, क्या उन्हें भी फिर इंडिया की जरूरत पड़ गई? लेट्स सपोज अगर वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए, तो इसका मतलब इसराइल को भी इंडिया की जरूरत पड़ गई जासूसी के लिए। जाहिर है, हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे, ISI नंबर 1, ISI नंबर 1। ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है। उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा, क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मईशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। अच्छा, नहीं, लेट्स सपोज एक दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये सजाए मौत हो जाती है, जो इंडियन फार्मर ऑफिसर है उन्हें हो जाता है, ये जो कतर का डिसीजन है, क्योंकि कतर में ये भी चीज मैं क्लियर करता चलूं कि वहाँ पे जो अगर अदालतों का निजाम देखें या ओवरऑल जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बादशाही निजाम है वहाँ पे इस तरीके से। जी, मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था। उनका जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे बादशाहत का निजाम है और वहाँ पे एज सच कोई इतनी ज्यादा जुडिशरी जो है वो आजाद भी नहीं है। ठीक हो। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको याद हो, कतर ने हमारे 8 पूर्व नेवी सैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई थी। तो हालांकि उसके बाद अब स्टे लगा दिया गया है, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी काम यहाँ पर कर गई है, क्योंकि नुकसान दोनों का ही है। भारत का भी नुकसान है, कतर का भी नुकसान है और कतर का कहीं ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि भारत जिस मात्रा में गैस और ऑयल वगैरह ख़रीदता है उस हिसाब से और भारतीय वहाँ पर काम भी करते हैं। तो अगर भारतीय वापस आते हैं तो थोड़ा नुकसान हमारा भी है। हालांकि हम एडजस्ट कर सकते हैं, कतर भी एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑयल और गैस की कमी नहीं है, पैसा उसके पास बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन डिप्लोमेट सपोर्ट तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, ये बात तो तय है, क्योंकि कतर और ये जो ईरान है इनका गुट अलग है और बाकी सऊदी अरबिया हो गया, UAE हो गया, इनका गुट अलग है। तो अभी तो फिलहाल UAE में पूरी दुनिया के लीडर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर इन लोगों को फिक्र हो रही है। हालांकि ये काम ज़मीनी स्तर पर बहुत कम लोग नेता करते हैं। चीन तो सीधा सीधा हर चीज़ का उल्लंघन करता है, लेकिन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो कोई क्या कर सकता है। और ये सिर्फ चर्चाएं हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हैं और उन्होंने जो बताया है कि हम सौर ऊर्जा पर किस तेज़ी से काम कर रहे हैं और हमने पिछले सालों में क्या क्या किया है, उन सब चीज़ों को दुनिया के सामने रखा है, क्योंकि ये नुकसान सभी का है। स्वाभाविक है, क्लाइमेट चेंज होता है तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि भारत बच जाएगा या पाकिस्तान चला जाएगा या फिर कोई और ही नुकसान होगा। नुकसान पूरी धरती का ही होगा। धरती पर इंसानों ने ही ये जो
बवंडर मचाया, ये सब इंसानों की देन है। और फिर जो प्राकृतिक आपदा आएंगी उनके आगे इंसान बिल्कुल किसी काम का नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, बस सिर्फ ऊपर वाले से दुआ कर सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, हमारी जो कह सकते हैं कि विकास को लेकर जो स्थितियां हैं उससे हमारी धरती को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि उस पर आपको शिफ्ट होने के लिए मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। अब कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोयले से बिजली बनाता है, तो कोयले से बिजली बनाने वाला, उसके पास संसाधन होने चाहिए, जैसे कि उसके पास बिजली बनाने के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब स्वाभाविक है जो गरीब देश हैं उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं होती, तो उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी कंट्रीज़ को मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत का हो या फिर अदर किसी कंट्री का हो, पूरी दुनिया का मुद्दा है। तो इस विषय पर वहाँ पर चर्चा चल रही है, लेकिन सहमति बन नहीं पाती है। कुछ देश तैयार होते हैं, कुछ अपने हितों को देखते हुए कुछ भी करते हैं। जिन लोगों को युद्धों में झुलसे हुए हैं जो दो देश, उनको क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उनका जिस भव्य तरीके से स्वागत हुआ वो देखने लायक था वो, क्योंकि ये भारत की ताकत है। जैसे कि आज कई कंट्री, आपको पूरी दुनिया 150 लगभग देश वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे हुए हैं, तो उन 150 में से प्रधानमंत्री अलग ही खड़े थे। और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत खड़ा था वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी हो या और कोई भी हो, लेकिन नीतियाँ यदि आपकी स्ट्रांग होती हैं तो देश स्ट्रांग होता है, और देश स्ट्रांग होता है तो आप स्पष्ट तौर से दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ के शेख भी सबसे पहले प्रधानमंत्री को लेने के लिए भी रात को 2 बजे आए। ये भी बड़ी बात है, हर किसी को लेने के लिए वो नहीं पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोस्ती बहुत अच्छी है उनकी प्रधानमंत्री से, पर्सनली कुछ दोस्ती ज़्यादा ही है इसलिए वो मिलने आए, ऐसा नहीं है। यहाँ अब जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं भी आते हैं, कोई छोटा देश है, तो पल के बिछा के बैठ जाते हैं लोग। स्वाभाविक है, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, तो उससे कुछ लाभ ही ले सकते हैं। लाभ लेने की तमन्ना हर किसी के अंदर रहती है। तो स्वाभाविक है यहाँ भी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी पहुँचे हैं, वो उनके पीछे दिखाई दे रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार खड़ा है, यानी कि भारत। आपके पास ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, लेकिन बेचने के लिए जगह तो चाहिए ना, कहाँ बेचोगे? तो भारत से संबंध अच्छे रहेंगे तो आप ऑयल गैस वगैरह बेचते रहोगे। जैसे कि कतर झुका क्यों? इसी कारण, क्योंकि ये भारत का भी स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर सरकार पर दबाव होता है। पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि 500 से ज़्यादा लोग विदेशों की जेलों में बंद है, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं रही है, और उनके लिए करेगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे। पाकिस्तानियों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी उठा के ऐसे अंदर बंद कर लिया हो पाकिस्तान से खुन्नस निकालने के लिए। वो लोग घुसे हैं क्राइम में। यहाँ पर इजराइल का समर्थन किया हमने, एयरलाइंस जो कतर की हैं उन पर जुर्माना ठोक दिया, उनके जो लोग यहाँ पर बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं उन पर कार्रवाई की। इसका परिणाम है ये। उन लोगों ने किसी भी तरह का कोई क्राइम किया नहीं है, पाकिस्तानी क्राइम कर कर अंदर जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट करे भी क्या, पैसा लगता है, वो ऐसे ही थोड़ी ना। आप खुद के देश में देख लीजिए, आप पर केस लग जाए तो अदालतों में चक्कर काटते काटते लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। तो फिर दूसरे देश में आपको केस वगैरह लड़ना है, डिप्लोमेटिक हो गया, कई तरह के दबाव होते हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है। और पाकिस्तान इस समय उस कंडीशन में थोड़ी ना है कि वो इतना पैसा खर्च कर सके उन लोगों के लिए जो वाकई में क्राइम किया होगा उनने। हो सकता है 2% हो ऐसे डिस्काउंट के साथ 2% ऐसे होंगे जो बेकसूर घुसे होंगे, लेकिन बाकी के तो क्राइम के कारण ही अंदर जाते हैं। पाकिस्तान का तो ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ क्या दुनिया में रहा है, यहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। तुर्की तो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है ना, तुर्की ने क्यों भगाया आपको? सऊदी अरब में भीख मांग रहे थे, उन्होंने क्यों भगाया आप? पाकिस्तान को कौन है जो भगाता नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ क्राइम करते हैं, इसलिए पाकिस्तानी सरकार बेफिजूल में उन पर पैसा खर्च करके करेगी भी क्या? अंततः सबूत तो मिलने ही मिलने हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के सबूत नहीं है। जो 8 नेवी के ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ किसी की तरह के सबूत कतर ने नहीं दिए। और कतर पर जिस तरह से हमने बात की और वहाँ पर यूएई में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कतर के शेख से बात की है, क्योंकि वहाँ पर उन्हीं से बात करने से काम चलता है। वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई डेमोक्रेसी हो तो काम जुडिशरी करेगी। जुडिशरी सिर्फ दिखाने के लिए, ऐसे कि भारत है, भारत में प्रधानमंत्री से कहकर कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर जुडिशरी जमानत देगी तो देगी, नहीं तो सज़ा होगी। लेकिन ये कतर के मामले में नहीं है।